So hi friends, welcome back with another video. Welcome to Bio Study with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. So महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास नाइन्थ का भी हम साइंस स्टार्ट किया है हमने. तो चैप्टर नंबर फर्स्ट शुरू है जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, तो ये इसका पार्ट अभी 6 हम कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर. तो इसका पार्ट फर्स्ट अच्छे से अपलोड हो गया और पार्ट फर्स्ट से पार्ट 5 टोटल वीडियोस अच्छे से अपलोड हो गए. डिटेल एक्सप्लेनेशन विद डिटेल नोट्स जो है मैंने आपके लिए बनाए हैं. आपका हर एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर होगा. तो 1 to 5 अगर पार्ट आपने देखे नहीं तो वो देखो, बिकॉज वो बहुत बेसिक है. वो पार्ट देखने के बाद ही आपको पार्ट 6 समझ में आएगा, बिकॉज ये लेंथ के अंदर हम ले रहे हैं. ये लिंक रहेगी आपकी अगर आप पार्ट टू पार्ट वीडियोस को देखेंगे. तो ये पार्ट 6 अभी हम आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं. तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो. उसके साथ ही साथ जो है बेल आइकन को जो हिट करो, बिकॉज ये आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा जब भी हम फ्यूचर में न्यू वीडियोज़ को अपलोड करेंगे तब. उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और यहाँ पर आप अपने डाउट्स अपने प्रॉब्लम्स को क्लियर कर सकते हो. ठीक है, तो ये जो है ये पार्ट 6 है चैप्टर नंबर फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन का. तो इस पार्ट को शुरू करते हैं. तो देखो इस पार्ट के अंदर हमको क्या पढ़ना है. तो इसके पार्ट जो ये पार्ट है हमारा पार्ट 6, इसके अंदर हमको पढ़ना है डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन और वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन डिटरमाइन करनी है हमको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर. सर्कुलर मोशन हमको पता है, मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन. और यूनिफॉर्म बोले तो सेम टाइम के अंदर अगर वो सेम राउंड को मतलब कि वो पार कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि हमने लास्ट पार्ट में बहुत अच्छे से जो हमने एक्सप्लेन किया था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. तो देखो टेक अ सर्कुलर डिस्क, आप क्या लोगे, सर्कुलर डिस्क लोगे. ओके, एंड पुट अ 5 रुपीज़ कॉइन एट अ पॉइंट अलॉन्ग इस एज. तो ये हमने क्या किया, ये डिस्क लिया. क्या लिया, डिस्क. और इसके ऊपर ये ऐसा अगर कॉइन रखोगे, ठीक है, ये हमने कॉइन रख दिया. देन मेक इट मूव अराउंड इट्स एक्सिस बाय पुटिंग अ पिन थ्रू इट. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पिन रखेंगे और इसको जो है वो मूवमेंट करेंगे इसकी. ठीक है, तो इस तरीके से ये डायरेक्शन के अंदर ये मूवमेंट इसकी अगर हम करेंगे तो क्या होगा, व्हेन द डिस्क इज मूव एट हायर स्पीड, जब डिस्क मूव होगी हायर स्पीड में, द कॉइन विल थ्रोन ऑफ एज शोन इन फिगर. जो कॉइन है वो बाहर ऐसा फेंका जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर इसकी मोशन हुई, ये डिस्क की जो कॉइन वहाँ पर ऊपर हमने रखा था ये इस जगह पर ये चले जाएगा. क्यों चले जाएगा, देखो नोट द डायरेक्शन इन विच इट इज थ्रोन. अभी आप नोट करो कि ये डायरेक्शन में कौन से डायरेक्शन में ये थ्रो हुआ है. ओके, एंड रिपीट एक्शन प्लेसिंग द कॉइन एट डिफरेंट पॉइंट्स. अभी ये कॉइन हमने यहाँ पर रखा, अगर यहाँ पर रखा होता तो ये इस डायरेक्शन में जाता, ये कॉइन यहाँ पर चला जाता. अगर कॉइन यहाँ पर होता तो ये इस डायरेक्शन में चला जाता. तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं क्या है, तो ये फोर्स जो है वो अवे फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर के अवे में जो है वो क्या हो रहा है, उसको थ्रो कर रहा है कॉइन को, डिस्क. तो इस तरीके से हम कर सकते हैं डायरेक्शन एंड वेलोसिटी, मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, ये इसका एग्जांपल है. मतलब ये कैसी होगी, आउटर साइड में होगी. ओके, सो टुवर्ड सेंटर नहीं होगी, आउट फ्रॉम सेंटर. उसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोले तो मोशन ऑफ पार्टिकल अलॉन्ग सर्कमफरेंस उसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं. एंड मोशन ऑफ पार्टिकल अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल उसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, सेंट्रीप्यूटल नहीं, सेंट्रीफ्यूगल. सेंट्रीफ्यूगल बोले तो अवे फ्रॉम सेंटर और सेंट्रीपिटल बोले तो मतलब टुवर्ड द सेंटर. ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल ये आपको ध्यान में रखना है. सेंट्रीपिटल बोले तो अवे फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर है और इसका जो मतलब वेलोसिटी है वो उसकी डायरेक्शन जो है वो अवे फ्रॉम सेंटर होगा. और अगर इसको हम रिपीट करेंगे, ठीक है, तो इसको जो है अपोजिट करेंगे. देखो अभी हमारे डायरेक्शन जो है वो हम चेंज करेंगे. तो अभी ऐसी डायरेक्शन थी इस पॉइंट की तरफ, अब जो है इसको हम इस डायरेक्शन में अगर हम करेंगे एक्सप्रेस बोले तो इसको जो है इसका मूवमेंट अगर वैसा करेंगे तो ये कॉइन जो है वो इस डायरेक्शन में चले जाएगा. ये कॉइन इस डायरेक्शन में, अगर यहाँ पर कॉइन है तो वो इस डायरेक्शन में, यहाँ पर है तो इस डायरेक्शन में. तो इस तरीके से उसकी डायरेक्शन जो वो चेंज होती जाएगी. एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शन इन विच द कॉइन थ्रो. आपको डायरेक्शन ऑब्जर्व करनी है तो आपको समझ में आएगा कि वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी सर्कुलर मोशन के अंदर. तो ये है डायरेक्शन, डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन. ये एक्सपेरिमेंट आप करो, बिकॉज एक्सपेरिमेंट से आपके सभी डाउट्स क्लियर होने वाले हैं. ठीक है, तो ये हो गया डिटरमाइनिंग द डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी एंड इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. उसके बाद देखो द कॉइन विल थ्रोन ऑफ इन डायरेक्शन,
मतलब वो क्या होगा, तो डायरेक्शन उसकी बाहर फेंका दिया जाएगा। ओके, एंड द टैंजेंट विच परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द डिस्क, और इसकी टैंजेंट जो है वो रेडियस ऑफ डिस्क के लिए परपेंडिकुलर होगी। दस मतलब कि ये देखो, ये इस तरीके से टैंजेंट, ये रेडियस होगी इस तरीके से, अगर ये कॉइन है तो ये ऐसा बाहर फेंका जाएगा, तो इस तरीके से परपेंडिकुलर होगी एक दूसरे के लिए। एंड द डायरेक्शन इन विच गेट्स थ्रो ऑफ डिपेंड ऑन इट्स पोजिशन ऑफ द मूवमेंट गेटिंग थ्रोन ऑफ। तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, ये इसके पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर ये इस पोजीशन में है तो ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा, अगर इस पोजीशन में है तो ये इस डायरेक्शन के अंदर चला जाएगा, अगर इस पोजीशन में है तो ये इस डायरेक्शन के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से उसकी डायरेक्शन उसके पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है। एंड इट मीन्स दैट as coin moves along a circular path the direction of the motion changes at every point। मतलब कि जैसे जैसे हम कॉइन की पोजीशन चेंज कर रहे हैं उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन की जो मोशन की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रही है। ये आपको सिंपल में इस कॉइन एंड डिस्क के एक्सपेरिमेंट में पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी के मोशन जो है उसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन करना। अब देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर के अंदर का पार्ट है वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अभी हम न्यूटन का फर्स्ट जो मोशन का लॉ है वो देखेंगे। सो एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस रिमेन एट रेस्ट और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म बोले तो वो उसी मतलब कि एक ही स्पीड के अंदर एक ही टाइम के अंदर वो वैसे ही डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और ये एक जगह पर वो चलेगा मतलब एक ही जगह पर रिपीट वैसे एक्शन करेगा, उसको हम बोलेंगे स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। एंड रिमेन एट रेस्ट, रेस्ट बोले तो एक जगह पर, ना ही वो कोई एक्शन करेगा ना ही मोशन में आएगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, वो होगा रेस्ट अलॉन्ग विथ अ स्ट्रेट लाइन। ओके, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। कब तक रहेगा वैसा, जब तक हम बाहर से कोई फोर्स उसके ऊपर नहीं लगाएंगे तब तक। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बहुत सिंपल है, इसका कहना सिंपल में है, ये जो है कहता है कि कोई भी पार्टिकल कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी जगह पे रहती है जब तक हम ऊपर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा देते। तो ये जो है, अगर ये जो बॉक्स है वो हमारे टेबल के ऊपर है, ठीक है, तो ये बॉक्स जो है वो हमारे टेबल के अगर ऊपर है तो ये हम बॉक्स हमारे टेबल के ऊपर ही रहेगा कितने भी सालों साल ये टेबल के ऊपर ही रहेगा जब तक हम इसके ऊपर फोर्स ऐड नहीं करेंगे। सो इस जो बॉक्स है हमारे, इसको हम उठाएंगे तभी ये जो है वो अपने पोजीशन से चेंज होगा, इसकी पोजीशन, तब तक इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस अर्थ के ऊपर वो उसकी डायरेक्शन में रहती है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता, उसको हम बोलेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बहुत सिंपल है, इसका कहना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि वैसे रहेगी, जैसे कि वैसे नहीं, किस स्टेट में रहेगी, देखो आप किस स्टेट में, रिमेन, यहाँ पर देखो किस स्टेट में रहेगी, तो रिमेन एट द रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। एक तो रेस्ट में रहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक हम ऊपर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं लगा देते, तब तक वो ना ही हिलेगी और ना ही डुलेगी। तो यह है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, उसके बाद देखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, तो देखो क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है मोमेंटम, इसमें आपको एक जो टर्म है वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो है मोमेंटम। सो मोमेंटम क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी का जो है वो प्रोडक्ट है मोमेंट। और मास किसको कहते हैं, अगर हमारे पास ये बलून है और इस बलून के अंदर हमने एयर को डाला और इस बलून के अंदर कितनी एयर है उसको हम क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ये रॉड का एक पाइप है तो इसके अंदर आयरन की कितने पार्टिकल होंगे, कितने इसके अंदर पार्टिकल होंगे, उसको हम बोलेंगे मास। ठीक है, तो ये होगा इसका मास। ठीक है, तो ये मास आपको समझ के लेना है। उसके बाद है वेलोसिटी। वेलोसिटी बोले तो क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ओके, ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज p इज इक्वल टू m इंटू वी। p क्या है, तो मोमेंटम, मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं। m क्या है, तो मास है, एंड v क्या है, वेलोसिटी। तो मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये फॉर्मूला के फॉर्म में हम इसको ऐसा लिखेंगे। एंड मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और मोमेंटम क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है, देखो स्केलर क्वांटिटी में ओनली जो है वो डायरेक्शन होता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड होता है। मतलब ये मोमेंटम का डायरेक्शन भी वो उसके ऊपर डिपेंड करता है एंड मैग्नीट्यूड भी होता है, मतलब स्पेसिफिक इसका जो है वो मेजरमेंट भी होता है। तो देखो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम चेंज होगा, उसका रेट
क्या होगा रेट, प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, उसके प्रेशर पे अप्लाइड होगा, मतलब उसके जो अप्लाइड प्रेशर होगा, अप्लाइड फोर्स होगा, उसमें वो प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम, लेकिन कैसा मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप्लाइड फोर्स, उसके ऊपर जो हम फोर्स लगाएंगे उसमें जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये चेंज ऑफ मोमेंटम होगा लेकिन किसके डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में, ठीक है, उसको हम बोलेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसका क्या कहना है, जो मोमेंटम है, मतलब मोमेंटम बोलो तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स पे। मतलब जितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलो तो क्या है, तो अगर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ बी, अगर ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के साथ, तो अगर बी बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा। मतलब कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी क्वांटिटी बढ़ती है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और दूसरा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसमें क्या होता है, एक क्वांटिटी बढ़ जाती है और दूसरी क्वांटिटी घट जाती है, उसको हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पर हमको पढ़ना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोले तो क्या, एक क्वांटिटी बढ़ गई तो दूसरी भी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, या फिर पहली क्वांटिटी घट गई तो दूसरी भी घट जाएगी। मतलब यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर बढ़ गया तो अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा, मतलब बढ़ा हुआ होगा। अप्लाइड फोर्स अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा है, अप्लाइड फोर्स अगर कम है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम है, बिकॉज यहाँ पर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये आपको सिंपल में ध्यान में रखना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, उसको हम बोलेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मतलब जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा उसका मोमेंटम चेंज होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, और ये मोमेंटम की डायरेक्शन ये फोर्स के डायरेक्शन में होगी। मतलब अगर फोर्स हम इस ऑब्जेक्ट को फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा, अगर इस ऑब्जेक्ट को फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो ये मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा। मतलब कि द डायरेक्शन का जो मोमेंट है, चेंज इन मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये चेंज इन मोमेंटम फोर्स के डायरेक्शन में ही ऑकर्स होगा। तो यह है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यह है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पर देखो, सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m has initial velocity u when a force f is applied in the direction of its velocity for time t and its velocity become v, उसकी velocity क्या बन जाएगी, v बन जाएगी। ओके तो अभी देखो, द इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, यम यू। इनिशियल इसका मोमेंट जो है, इसका मोमेंटम को क्या, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी यम वी। तो ये देखो, ये यम और इसका वेलोसिटी को हमने यू कंसीडर किया था, तो सिंपल में आएगा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी बोलो तो यम, एंड जो वेलोसिटी उसको हम यू कंसीडर किया तो यम इंटू यू आया। देन इट्स फाइनल मोमेंटम आफ्टर टाइम टी, तो टी के बाद आएगा इसका यम वी, इसका फाइनल जो टी है मतलब वो आएगा फाइनल मोमेंटम जो है वो आएगा टी इज इक्वल टू एम वी, बिकॉज वी क्या है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी, ओके, एंड यू क्या है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये आपको ध्यान में रखना है। देन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर हमको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो हमारे पास फार्मूला होगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। और इसका मोमेंटम कैसे चेंज हुआ, देखो ये इसका फाइनल मोमेंटम है, ये इसका इनिशियल मोमेंट है, तो हम फाइनल मोमेंट से इनिशियल मोमेंट, ये मोमेंटम जो है उसको माइनस करेंगे, तो ये जो आएगा ये हमारा फार्मूला हमने लिख डाला। तो अभी हमारे पास आएगा यम को लिख डालेंगे कॉमन, बिकॉज ये दोनों में कॉमन है, और v माइनस यू ऐसा का ऐसा आ जाएगा, ये t, तो ये जो है वो बन जाएगा यम ए। क्या बन जाएगा, यम ए, बिकॉज ये v क्या होता है, ये v जो है वो क्या है हमको पता है, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं, v है फाइनल वेलोसिटी, u होती है इनिशियल वेलोसिटी, u होती है इनिशियल वेलोसिटी, और जो v है वो होती है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फार्मूला हमको पता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो इस जगह पर इस यम और ये जो जगह है यहाँ पर, ये जो बची हुई जगह यहाँ पर आप दिख रहे हो, ये v माइनस यू अपॉन टी, ये जो है इसको हम ए बोलते तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो सिंपल में इसके जगह पर ए पुट करेंगे तो ये यहाँ पर ए आ गया, और यहाँ पर यम बोले तो ये आ गया यम ए। मतलब कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू यम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन कैसे है आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज ये यम वी जो है ये इसकी हमने देखी थी पहले, यम वी यह है इसकी आफ्टर टाइम के बाद बोले तो फाइनल मोमेंटम, और यम यू है इसका इनिशियल मोमेंटम, और यम वी को माइनस करेंगे बोले तो फाइनल मोमेंट से जो इनिशियल मोमेंट है उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास में आएगा कि मोमेंटम कितना चेंज हुआ है, और यम को ले लेंगे कॉमन, और v माइनस यू बोले तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन। तो इसके जगह पर सिंपल में a पुट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला निकल के आएगा चेंज और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एम ए। क्या आएगा, एम ए।
देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, तो यम है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, फोर्स के साथ, तो सीधा इधर फोर्स आएगा। देखो यहाँ पर यम है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ओके, तो उसके बाद आएगा F इज इक्वल टू के एम ए। के क्या है, तो कांस्टेंट है, F को जो है वो आगे लेके जाएगा, F इज इक्वल टू के एम ए। तो ये में आएगा F इज इक्वल टू एम ए, जैसे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना, तो F इज इक्वल टू एम ए आएगा, लेकिन जो ये के लिखेंगे ये होगा कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट्स वैल्यू इज 1। इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो यह है, यहाँ पर हमने देखा कि कैसे आया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो ये है हमारा जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो हमने देखा यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ ये थोड़ा रिलेटेड इक्वेशन था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। उसके बाद जो लास्ट देखेंगे वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है, हमने फर्स्ट लॉ देख लिया, सेकंड लॉ देख लिया, उसके साथ साथ उसका इक्वेशन भी देख लिया। अभी देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देख, एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन के लिए जो फोर्स है वो कैसा रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट रहेगा। फोर्स विच एक्ट्स एज साइमल्टेनियसली, और जो फोर्स है वो साइमल्टेनियसली एक्ट होगा, मतलब कि एक ही टाइम पे एक्ट होगा। अगर इस बॉल पे, ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्ट्रिंग लगा दिया और इसको टांग दिया, ठीक है, ऊपर टांग दिया, तो हम फोर्स लगाएंगे इस बॉल के ऊपर, तो ये डायरेक्शन जो इसका चेंज होगा, इसका पोजीशन, और ये जो है उसका पोजीशन जो है वो हम करेंगे टी कंसिडर, टी चेंज हुआ। ठीक है, तो जैसा ही वो टी कंसिडर हुआ बोलो तो ये आगे जाएगा, उतना ही वो पीछे आएगा, मतलब कि ये पीछे भी टी ही आएगा। मतलब कि जिस तरीके से हम इधर जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही वापस में आएगा। बोले तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जितना हम इस बॉल को फोर्स लगाएंगे वो आगे वाली डायरेक्शन में जाएगा, उतना ही वो पीछे वाले डायरेक्शन, मतलब कि जितना हम इसको दूर जो है इसको लौटेंगे, ठीक है, उतना ही वो हमारे पास आएगा। इसको हम बोलेंगे एवरी एक्शन और फोर्स हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सभी एक्शन और सभी फोर्स में इक्वल एंड अपोजिट जो है वो रिएक्शन चलता है। ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है सिंपल वे के अंदर। ठीक है, तो यह है न्यूटन्स सेकंड नहीं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये है। तो यहाँ पर जो है हमारा पार्ट नंबर 6 खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, बिकॉज यहाँ पर आपकी कंप्लीट जो है वो डिटेल में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। टाइम ज़्यादा लगेगा तो चलेगा, लेकिन हमारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। ये यहाँ पर पार्ट 6 खत्म होता है, जिसके अंदर हमने देखा न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ एंड न्यूटन्स का थर्ड लॉ, ठीक है, मोशन में। ठीक है, तो इसके पहले हमने इक्वेशन देखे थे थर्ड न्यूटन्स ने दिए हुए मोशन के लिए, अभी हम लॉ देख रहे हैं। तो ये पार्ट 6 के अंदर ये लॉ हमारे खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।